आप एल्गोरिदम्स को कैसे सिखाओगे कि ये तरीके के नुआंसेस, ये तरीके का कॉन्टेक्स्ट हमारे कम्युनिटी में एग्जिस्ट करता है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ एशिया? तो जो ये सोशल मीडिया है उसमें हम रिपोर्टिंग है, ब्लॉकिंग है, ये सारे सिस्टम्स हैं. हमारे को तो इंग्लिश नहीं आती ना, हम कैसे समझेंगे? ये कोई इंडियन साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड तो नहीं है हमारे लिए इंस्टाग्राम. Because these kind of contents give them profit. They focus more on profit rather than supporting or helping the community, and this is how it is affecting. It's just not me. It is not affecting only me, but it is affecting the whole community. कि अगर मैं कुछ सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ, सो मैं कुछ भी डालती हूँ, सो मैं उसको डालने से पहले मैं उसको 5 जगह करेक्ट रीचेक के लिए डालती हूँ कि मैं सही डाल रही हूँ कि नहीं डाल रही हूँ. ऑनलाइन स्पेस हैज़ अ मेमोरी. उसमें एक जो होता है ना कि एग्जिस्ट करता रहता है, वो है ना. हम अगर भूल भी जाएं तो भी वो कहीं ना कहीं हमारे वो मेमोरी में आ ही जाता है, बिकॉज इट इज़ रिटन समवेयर, इट इज़ विजिबल समवेयर. कोई ना कोई तो देख ही रहा होगा उसको, आज नहीं तो कल. People understand how it affects life. I was not ready. I was not prepared. I didn't even know who I was. I was just exploring to know. I was just, trying to understand like my own sexuality, my own gender. And it was very difficult. And at the age of 17, can you imagine? I was just in 10th standard. इंस्टाग्राम में ही लिखा आता है कि आप रिपोर्ट कर सकते हो अपने कंटेंट को, लेकिन 1 मिनट में कुछ नहीं होता. बहुत लंबा सिस्टम है इवन इन इंस्टाग्राम टू एक्चुअली गेट सपोर्ट. We think of people as heroes, we think of people as villains, especially in the context of online gender-based violence, but it's also what makes these heroes and villains possible. What is it that makes online gender-based violence exacerbated? So to begin with, I just want to introduce who's who of this panel. To my left is Shivani, and then Charu, Sonali, and Hamida. I hope this is clear for everyone to understand who's who. And so to begin with, I want to understand from Shivani that what are the different, because the use of many use of online gender-based violence, it is something that I think is very, very important to understand what are the nuances of it. So शिवानी, क्या आप हमें थोड़ा बताओगे कि किस तरीके से ऑनलाइन स्पेस में जेंडर बेस्ड वायलेंस को आपने कम्युनिटी में देखा है? सो शिवानी विल बी टॉकिंग इन हिंदी, एंड अगर कुछ इंग्लिश में बोलना होगा तो आई विल ऑल्सो ट्रांसलेट दैट. ओके, आई होप दैट हेल्प्स. थैंक यू. थैंक यू आस्था. सो आवाज़ आ रही है? थोड़ा ऊपर कर लो. थैंक यू आस्था. मेरा नाम शिवानी है और मैं भोपाल से आई हूँ और मैं 24 साल की हूँ. और अभी मैं एक रेड डोर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, द रेड डोर के साथ एक फ़ेलोशिप कर रही हूँ, और मैं एक 4 फेलो हूँ जिसमें मैं अपनी कम्युनिटी की फ़ीमेल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स और फीमेल्स के साथ के साइको सोशल वेलबींग पे काम कर रही हूँ, साइको सोशल डेवलपमेंट पे काम कर रही हूँ. और मैं 2021 से महाशक्ति सेवा केंद्र के साथ काम कर रही हूँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी विक्टिम्स के साथ, जिसमें मैं एज अ यूथ फैसिलिटेटर काम कर रही हूँ. मेरा काम फीमेल्स और एडोलेसेंट्स को प्रशिक्षित करना है, उनको सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार जिससे मिल पाए उन स्किल्स में मैं उनको प्रशिक्षित करती हूँ. इंटरव्यू प्रैक्टिस, CV बनाना, और इंटरनेट को किस तरीके से इस्तेमाल करा जाए, और साइबर वेलबिंग क्या होती है. सो इसी सिलसिले में मुझे काफ़ी सारे मेरी ट्रेनीज से काफ़ी उनकी आप बीती उनने मेरे साथ शेयर करी, तो उनमें से ही मैं कुछ आपके सामने या आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, सो मेरी कम्युनिटी में फ़ीमेल्स का फ़ोन इस्तेमाल करना या इंटरनेट में सोशल मीडिया पे आना ज़्यादातर उसको टैबू माना जाता है. मेरी कम्युनिटी में आधे से ज़्यादा फ़ीमेल्स के पास पर्सनल फ़ोन नहीं है, और जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है भी तो वो अपने घर के पुरुष या फिर बड़ों की निगरानी में ही उसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके से माना जाता है कि अगर इंटरनेट इस्तेमाल कर रही हैं सो वो
बिगड़ रही हैं। ऐसे ही एक 45 ईयर्स ओल्ड संध्या की मैं कहानी आपके साथ रखना चाहती हूँ। संध्या मेरी ट्रेनी ही है। सो वो संध्या 45 ईयर्स की हैं और एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। संध्या अपने पति और 11th क्लास में पढ़ रहे बेटे के साथ रहती हैं। संध्या ने पहली बार कंप्यूटर चलाना सेंटर में आके ही किया था और इंटरनेट का उपयोग, या इंटरनेट जिसे हम आम ज़िंदगी में रोज़ इतना इस्तेमाल करते हैं कि वो अब हमारा एक असेंशियल नीड बन चुकी है। बच्चे से लेके बुज़ुर्ग हर कोई इसे इस्तेमाल करता है, पर संध्या ने पहली बार इंटरनेट सेंटर में आके ही चलाया था। और संध्या को इंटरनेट के फ़ायदे और इंटरनेट में नई नई चीज़ें सीखने का बहुत है ना शौक बन गया था। और एक तरीके से उसको अच्छा लगता था जब वो उसके इंटरेस्ट की चीज़ें उसको घर बैठे या फिर इतने आसानी से मिल रही थी। सो संध्या ने इंटरनेट चलाना सीखा और घर में अपनी बात रखी अपने पति से कि मुझे फ़ोन चाहिए और मुझे इंटरनेट से ना क्लासेस, जिस चीज़ में रुचि है वो खुद से वीडियो देख के मैं सीखना चाहती हूँ। पर संध्या के पति ने साफ मना कर दिया था। इवन अपना फ़ोन देते हुए कहा कि तुम फ़ोन यूज़ करके बताओ, चला पाओगी तो मैं दिलाऊंगा, नहीं चला पाओगी तो देखते हैं। संध्या ने जितना सीखा था, कुछ ठीक कुछ गलत इस्तेमाल किया, पर संध्या के पति फिर भी नहीं माने। संध्या ने प्रयास नहीं छोड़ा और उसके हार्डवर्क से वो संध्या क्लास ख़त्म होने के बाद भी एक्स्ट्रा रुकती थी सेंटर में, ताकि वो कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल करना और अच्छे से सीख पाए। सो आज संध्या के पास अपना फ़ोन है और जो भी इंटरेस्ट है उसका सिलाई में या इंग्लिश स्पोकन सीखने में, वो जो वीडियो पहले से अवेलेबल हैं जैसे यूट्यूब और इंटरनेट पे, सो उससे वो घर पे सीखती है। सो ऐसे ही काफ़ी सारी मेरी कम्युनिटी में संध्याएँ हैं, संध्या जैसी महिलाएं हैं, बच्चे हैं जिनको आज भी इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। फ़ोन भी नहीं है और फ़ोन है भी तो इंटरनेट उस तरीके से फ्रीली वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही आगे मैं महिमा के बारे में आपको बताना चाहूँगी। महिमा की क्या है ना आप बीती रही है। महिमा एक 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल है। सो महिमा एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती है जो वर्किंग क्लास है। सो महिमा व्हाट्सएप में बहुत एक्टिव रहती है। व्हाट्सएप में ही एक दिन उसके पास दिन में ही मैसेज आता है एक अननोन नंबर से, जिसकी डीपी में उसकी ही फ्रेंड का फ़ोटो था। वो अननोन नंबर उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी फ्रेंड है जो डीपी में है। नॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसे ही आगे बढ़ता है। फिर अननोन नंबर से उसके पास एक जॉब रिलेटेड वैकेंसी शेयर होती है। महिमा को वो ठीक लगता है तो महिमा उसमें आगे फर्दर रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज करती है। सो रजिस्ट्रेशन के नाम पे अननोन नंबर से एक OTP शेयर करने को कहता है। सो महिमा अनजाने में वो OTP शेयर कर देती है। उसके बाद नॉर्मल कन्वर्सेशन चलते चलते सामने से एक अश्लील चित्र महिमा को सेंड होता है। सो महिमा समझ नहीं पाती है, उसको बंद करके जिस डीपी में फ़ोटो थी उसकी फ्रेंड की, उसको कॉल करके पूछती है कि आपके नंबर से मुझे ऐसा क्यों रिसीव हो रहा है। उसकी फ्रेंड बताती है कि मैं ये नहीं हूँ। सो महिमा अब समझ पाती है कि ये कोई और है जो उसके गलत है ना तरीके से बात कर रहा है, उसका शोषण हो रहा है। तो महिमा उस नंबर को ब्लॉक करती है। पर उसी शाम महिमा को उसके दूसरे फ्रेंड्स का कॉल आने लगता है। महिमा को पता चलता है कि उसके व्हाट्सएप नंबर को किसी ने हैक कर लिया है और उसके नाम से कोई उसके कॉन्टैक्ट्स को मैसेज शेयर कर रहा है और वही अश्लील चित्र शेयर कर रहा है और डिमांड कर रहा है सेम चीज़ की। महिमा अवेयर थी कि उसको इस समय किस नंबर पे कांटेक्ट करना है। सो महिमा 1930 पे कॉल करती है। पर उस समय महिमा कॉल तो करती है पर वो नंबर बिज़ी आता है। महिमा बार बार प्रयास करती है पर फिर भी वो नंबर बिज़ी आता है। महिमा डर जाती है पर घबरा के वो इतनी अवेयर थी कि उसे पता था कि नेक्स्ट वो क्या करे। महिमा 100 डायल इमरजेंसी पे कॉल करती है पर उस समय 100 डायल भी बिज़ी आ रहा था। सो महिमा घर से ही जितने वो प्रयास कर पा रही थी वो कर रही थी। उसने www.cybercrime में ना ऑनलाइन रजिस्टर करने का ट्राई किया, पर उस दिन ऑनलाइन सर्वर भी उस वेबसाइट का नहीं चल रहा था। सो सर्वर ना चलने की वजह से वो ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करा पाती और उसके व्हाट्सएप से लगातार इस समय ये सब चल रहा था। उसके कॉन्टैक्ट्स को शेयर कर रहे थे। उसे बहुत डर था कि कहीं उसके स्टोरीज़ पे या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ ना डाल दें। सो उसके शहर भोपाल के साइबर क्राइम ब्यूरो में वो जाती है और कंप्लेंट रजिस्टर कराना चाहती है।
पर उस दिन साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में, क्योंकि 6 बजे से ज़्यादा समय हो चुका था, वहाँ पे सिर्फ एक कर्मचारी मौजूद था जो कि कहता है कि व्हाट्सएप की कंप्लेन हम यहाँ से नहीं कर पाएंगे, आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। और उनने बिना रिसीविंग के रजिस्टर में एक लिखा और कहा हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। उतने में ही महिमा के पास एक और कॉल आता है। वो कॉल महिमा की फ्रेंड का ही था कि मेरा व्हाट्सएप में हैक हो चुका है, मैंने वो शेयर कर चुका है आप ही के नंबर पे, महिमा के नंबर पे ही डिमांड आया था। तो उसका व्हाट्सएप ही हैक हो चुका है। वो एक माइनर थी, 16 साल की बच्ची थी जिसका ये हुआ था। तो यहाँ से समझ में आ रहा था कि वो लूप जो चेन है वो क्राइम की वो स्टार्ट हो चुकी थी, वो हैकर अभी भी नहीं रुक रहा था। वहाँ पे कर्मचारी ने कहा कि आप हेड ऑफिस चले जाइए, जो कि कोएफिसम है वहाँ से करीबन 15 से किलोमीटर से ज़्यादा दूर रात को। महिमा तब भी नहीं रुकी और वो गई। वहाँ पे भी जो कर्मचारी मौजूद था उसने भी कहा कि व्हाट्सएप का इंडिया से कोई ऐसा डायरेक्ट ना वो नहीं है कि हम यहाँ से आपको डायरेक्ट हैकर को या आपकी आईडी ब्लॉक कर दें। आपके यहाँ पे ईमेल आईडी है support.support.whatsapp का एक ईमेल आईडी था। वो ईमेल आईडी पे आप अपनी कंप्लेंट मेल कर दीजिए और फिर वहाँ से 1 हफ्ते बाद आपको वेरिफिकेशन और KYC होगा, फिर आपकी आईडी आपको इसके बाद मिलेगी। महिमा ने मेल तो कर दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ से हम कंप्लेन भी नहीं फाइल कर पाएंगे, आपको खुद अपने फ़ोन से या अपने डिवाइस से ऑनलाइन ही कंप्लेन रजिस्टर करनी पड़ेगी। क्योंकि उस दिन सर्वर चल ही नहीं रहा था, तो महिमा उस समय मेल करके वापस आ गई और जैसे ही सर्वर चला कंप्लेन फाइल करी। उसके काफ़ी दिनों बाद मेल का रिप्लाई आया था, पर उस दौरान जो चेन ऑफ क्राइम स्टार्ट किया था उस हैकर ने, वो चल ही रहा था, वो हैकर नहीं रुका था। और आज के भी समय पे आईडी तो मिल गई है, पर वो हैकर का कोई भी पता नहीं है। ये महिमा की कहानी थी, जिसमें ये तो साफ है कि कितने ही आप अवेयर हों, लेकिन ये स्लो सिस्टम और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस आपको वहीं पीछे लेकर आ जाती है। ये महिमा थी। और ऐसे ही कई महिमा हैं जिन्हें बहुत अवेयरनेस रहती है, पर फिर भी वो काफ़ी पीछे रह जाती हैं। तो ऐसे ही मैं माही की कहानी आपके साथ बताना चाहती हूँ। माही एक टीनेजर है। माही 14 साल की है सिर्फ, और माही पुराने भोपाल में रहती है। गैस पीड़ित परिवार की ही सदस्य है वो। और माही टीनेजर होने के बावजूद, मतलब जैसे हम सोचते हैं टीनेजर है, फ़ोन बहुत यूज़ करते होंगे, इंटरनेट पे रोज़ स्टोरीज़ अपडेट करते होंगे, पर एक बात है महिमा कभी भी फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती है। सोशल मीडिया से वो बहुत दूर रहती है। जैसे हम आज से 10 साल पहले के जो बच्चों को देखते हैं, माही बिल्कुल वैसी ही है, फ़ोन इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती है। पर इसका एक कारण 1 साल पुरानी उसके ऊपर बीती हुई एक दुखद घटना है। माही के साथ हुई एक दुखद घटना। 1 साल पहले माही ने अपने इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनाई थी, और वो आईडी की जानकारी उसके फ्रेंड्स और फैमिली सभी को थी। पर कुछ समय बाद जब माही अपनी आईडी खुद खोलती है फिर से, तो पाती है कि उसके आईडी पे पहले से ही काफ़ी सारे मैसेजेस ऑलरेडी हैं जो कि उसने नहीं करे हैं, और वो सारे मैसेज किसी अननोन लड़कों से हैं। और माही ने जब वो मैसेजेस खोल के देखा तो जाना कि वो सारे मैसेजेस बहुत ही अश्लील और बहुत ही अभद्र थे। माही घबरा जाती है क्योंकि वो सारे मैसेज माही के नाम से ही हो रहे थे। माही ने ध्यान दिया तो वो लिस्ट में, लड़कों की लिस्ट में, उसमें से एक लड़का उसके ही क्लोज़ रिलेटिव था। माही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो बहुत ही बिना क्लोज़ रिलेटिव था। माही ये अपने आईडी हैक होने के बाद अपने फ्रेंड्स को बताती है, अपने उस रिलेटिव को भी बताती है और अपनी फैमिली को भी बताती है। माही के फ्रेंड माही पे विश्वास नहीं करते हैं, रिलेटिव्स ध्यान नहीं देते हैं, और पेरेंट्स, मम्मी सलाह देती हैं कि इंटरनेट और फ़ोन से दूर हो जाओ। माही अपनी आईडी को ब्लॉक करती है, मतलब डीएक्टिवेट करती है, चैट्स डिलीट करती है और फ़ोन से दूरी बना लेती है। माही आज का समय है, फ़ोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती है। माही फ़िज़िकल वर्ल्ड में भी अब बहुत असहज महसूस करती है। माही किसी ऐसी गैदरिंग में नहीं जाती है जहाँ पे उसके वो रिलेटिव आए हुए हों। माही की वो एक रिलेटिव बुआ लगती हैं। अब वो कहती है माही कि मैं अपनी बुआ से नज़रें नहीं मिला पाती हूँ।
वो मुझे हमेशा इस नज़रों से देखती हैं जैसे वो मुझे उस अश्लील है ना चैट से कंपेयर करती हैं और मुझे अश्लील समझती हैं। तो जहाँ बुआ जाती हैं मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। माही फ्रेंड सर्कल में अकेले जाना नहीं पसंद करती, क्लास में, कोचिंग में, बाहर कहीं अकेले नहीं जाती, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही जाना कंफर्टेबल लगता है उसे। क्यों? क्योंकि माही को लगता है कि सब उसी तरफ देख रहे हैं और उसको उसी नज़रों से समझ रहे हैं। और माही माही इसलिए है ना अपने फ़ोन से दूर रहती है क्योंकि उसे लगता है कि वो सारी बातें वापस उसके पास आ जाएंगी और वो वैसे ही फीलिंग में उसको खींच लेंगी वापस, इसलिए माही फ़ोन नहीं इस्तेमाल करती। सो माही की कहानी में हमें ये तो है कि माही का एक तो ट्रॉमा लॉन्ग टर्म तक रह गया है और पता नहीं कब तक माही के अंदर वो ट्रॉमा रहेगा। सो ये सब कहानियों में गौर से देखने वाली बात यह है कि महिलाएं और बच्चे आज भी हाशिए पर हैं और यहाँ तक कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी वो हाशिए पर ही हैं। मैं अपने बात को विराम देना चाहूँगी और ऐसे ही कई माही, कई संध्या और कई महिमा हैं जिनकी कहानियाँ या जिनके आप बीती मेरे पास सबने शेयर की हैं। अगर कुछ समय मिलता है तो उनमें से कुछ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी। धन्यवाद। आस्था। थैंक यू शिवानी। शिवानी ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया कि कैसे अलग अलग तरीके से ऑनलाइन स्पेस में वायलेंस होता है और ये हमें कई बार पता नहीं रहता है कि किस किस तरीके से है। तो आगे बढ़ते हुए मैं थोड़े कुछ टर्म्स हैं जैसे डॉक्सिंग, जो कि मुझे भी नहीं मालूम था कि डॉक्सिंग क्या होता है, या फिर हेट स्पीच हम सब सुनते हैं। तो क्या इन चीज़ों के बारे में मेरे इस पैनल में आई थिंक हमीदा आप बताना चाहोगे थोड़ा इसके बारे में कि कैसे डिफ़ाइन करते हैं इसको हम? थैंक यू। तो आई थिंक जब हम ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि एक तरीके से ही ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस दिख सकता है और वो तरीका ये है कि किसी का जो वीडियो है बिना उसके कंसेंट के उसको एक इंटीमेट स्पेस में उसको आगे बढ़ा दिया गया है, उसको फॉरवर्ड किया गया है विदाउट देयर कंसेंट, और उसको हम कह सकते हैं कि हाँ वो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस का। लेकिन जो डिग्निटी इन डिफरेंस में हमें एक चीज़ रियलाइज़ हम लोगों ने किया है वो ये है कि जैसे शिवानी ने बहुत खूबसूरती से बताया, देयर आर दीज ग्रे एरियाज़ ऑफ ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस। और वो ग्रे एरियाज़ क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंस्टाग्राम में कभी हो सकता है ऐसे रील्स देखोगे जिसमें किसी लड़की और लड़के का बस फ़ोटो डाला गया है और नीचे कैप्शन में लिखा गया है DM फॉर लिंक। तो फिर नीचे बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स में करेंगे कि येस कैन वी DM, हमने आपको DM कर दिया है, आप हमें लिंक भेज दो, और फिर वो लिंक उनको आगे पहुंचाएगा उस बहुत एंटायरली एक्सप्लिसिट कंटेंट में, राइट? तो इवन डिफाइनिंग दीज टर्म्स इज़ थोड़ा चैलेंजिंग, क्योंकि जैसे शिवानी ने बताया कौन डिफ़ाइन करता है ये टर्म्स, कौन कहता है कि ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है, कौन डिसाइड करता है कि what can be considered online gender based violence and what cannot be considered online gender based violence. There are some terms जो हम use करते हैं, उसमें आता है trolling, उसमें आता है harassment, उसमें आता है intimate image abuse, लेकिन एक चीज़ जो कि हम डिग्निटी इन डिफरेंस हम लोगों ने जो समझा है वो ये है कि अगर हम ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस को खाली एक नज़रिए से ना देखें लेकिन एज अ कल्चर देखें कि किस तरीके से वो अलग अलग तरीक़ों से दिख जाता है और किस तरीके से चाहे हम कितना भी कोशिश करें कि हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड यूज़ किया गया है, कोई स्लर यूज़ किया गया है, उसको हम हटा दें, उसको किसी तरीके से हम रेगुलेट करें, तो कोई ना कोई एक नए तरीके से उस वर्ड को दिखाने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल माफ़ी चाहूँगी, मैं ये एक्सप्लिसिट वर्ड यूज़ करूँगी बट इट इज़ ओनली टू एक्सप्लेन तो द वर्ड रंडी। अब हमारे रिसर्च में ये पता चला गया है कि आजकल जब
किसी लड़के को या किसी को भी किसी लड़की को बोलना होता है रंडी, तो वो RANDI नहीं लिखेंगे, वो एक इमोजी यूज़ करेंगे, वो रन का इमोजी यूज़ करेंगे और सूरज का इमोजी यूज़ करेंगे। और ये इतने सारे लड़कियों के विमेन पॉलिटिशियंस के पोस्ट के नीचे दिखाई देगा। तो आप इसको कैसे रेगुलेट करोगे? और आप एक एल्गोरिदम को कैसे समझाओगे कि हाँ ये ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस है, क्योंकि इसको पढ़ के मुझे समझ आ रहा है, मुझे कॉन्टेक्स्ट पता है, मुझे पता है कि जिस आदमी ने ये लिखा है मेरे कमेंट के नीचे, मुझे पता है कि दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, राइट? तो even defining these terms is thoda challenging, and what we try to do at Dignity in Difference is एक पहले देखना कि एक तो explicit online gender based violence है जो कि काफ़ी आसान है कि आप community moderation platform को बोलो कि भाई इसको हटा दो, लेकिन एक ग्रे एरिया भी है, ये छोटे छोटे तरीके भी है जिसकी वजह से वुमेन, जेंडर माइनॉरिटीज़, जिनकी वजह से, जिनके बारे में शिवानी ने बात किया है, दे फील वेरी अनसेफ। तो आप उनको कैसे समझोगे? आप एल्गोरिदम्स को कैसे सिखाओगे कि ये तरीके के नुआंसेस, ये तरीके का कॉन्टेक्स्ट हमारे कम्युनिटी में एग्जिस्ट करता है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ एशिया। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल दूंगी। एक जो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग आया था रिसर्च से, वो ये था कि एक जो फॉर एग्जांपल एक लड़की है, एक औरत है, वेरी प्रोमिनेंट वुमेन पॉलिटिशियन या एक्टिविस्ट, उसने फेसबुक पे अपना एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस लिखा है। अब नीचे कमेंट्स पे चलो एवरीबडी विल बी लाइक हाँ आई एम सो सॉरी गिविंग, बहुत हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन रिएक्शंस में आप देखोगे बहुत सारे मर्दों ने रिएक्ट किया है हाँ हाँ। तो आप ये कि फिर से हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस टू, एंड आप किस तरीके से इसको काउंटर कर सकते हो? तो एक चीज़ जो हम करते हैं डिग्निटी इन डिफरेंस में वो ये है कि हम काफ़ी सारे टूल्स बनाते हैं, और वो टूल्स सिर्फ काउंटर करने के लिए नहीं होते हैं, वो सिर्फ ऐसे नहीं होता है कि हमने किसी तरीके का एक ऐप बना लिया है, लेकिन हम एक ऐसे टूल भी बनाते हैं ये समझने के लिए कि किस तरीके से ऑनलाइन स्पेस अनसेफ हो गया है, कहाँ पे है कम्युनिटी मॉडरेशन प्लेटफॉर्म्स जो कि देख नहीं पा रहे हैं इन नुआंसेस को, जो कि उठा नहीं पा रहे हैं इन नुआंसेस को, जो कि ये जो रीजनल स्लर्स है लाइक रन और डे, इनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। एंड मेरा यही मानना है, एंड आई एम श्योर मेरे जो लर्नड कॉलीग्स हैं वो भी ये अग्री करेंगे कि जब हम देखते हैं ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस को, हमें देखना है किस तरीके से इट इज़ पॉसिबल। यस, we think of people as heroes, we think of people as villains, especially in the context of online gender-based violence, but it's also ki what makes these heroes and villains possible. What is it that makes online gender-based violence exacerbated? Thank you. Thank you, Hamida, for bringing that out. I think ये बहुत important है यहाँ पे ये समझना कि online gender-based violence doesn't exist in a vacuum. It also exist in people's minds, and that's how it translates into the online, चाहे वो emojis में हो, चाहे वो words में हो, and the other like reactions में हो. So कुछ अगर उदाहरण आप में से कोई भी अगर देना चाहे, Sonali, would you like to give some example of how it is in the online and the offline space? Yes. So before I start, I want to give my own example how it has affected me as a transgender person. So I'll talk about my come out story. This is very, I mean, now I think of it, I laugh on it, but when it happened, it was really serious. So when I was 17, I participated in a fashion show, and of course I was looking amazing. So I posted that on my Instagram to share with my friends, because it's a private account. I was like wearing saris and everything, being more androgynous, and I was like exploring 17, of course. So I posted that online and I was very happy about that. But then some unknown blank account, I don't know how, when, they took a screenshot of that post and posted that and shared that in my locality where I live. So I got very viral. In nowadays term, I was very famous in my locality. My parents, my neighbors, my relatives, now everyone is aware that I am like this.
So people called me with a lot of names. People said, uh, आपका बेटा तो छक्का है, आपका बेटा तो ऐसा है, आपका बेटा तो ये करता है, वो करता है, and lot of things like that. And for a week, I belong from a conservative Muslim family, so definitely it was not easy. I had a lot of fight with my parents, and after like 7 days of fight, I had like my father came from his workplace where his friends have been torturing him. आपका लड़का तो ऐसा निकला. How your other sons are going to get married now? People will think all of your sons are like that, and a lot of things like that. He got so pissed. He came home, grabbed my collar and threw me out of the house and closed the door. And he was like, never to come back. I cried on that door for 7 hours, and after that he came out with a knife like this he did on my face. Thank god I did not hit me, it just went like that, and I had to run away from there to save my life. So this is this for me to explain this this to make sure that people understand how it affects life. I was not ready, I was not prepared, I didn't even know who I was. I was just exploring to know. I was just trying to understand uh, like my own sexuality, my own gender, and it was very difficult. And at the age of 17, can you imagine? I was just in 10th standard, so it was definitely very difficult. And then it just changed my life after that. So this is how much it affects a person, that people don't even think once how serious these issues are. And one of the examples that I would like to give is just 4 days before, there was a video of a transgender person getting beat up by four men, saying that अरे आप लोग तो गंदे लोग हो, आप लोग गंदा काम करते हो, and they were beating up on Instagram. I reported that video. I received a response saying that this does not goes against our community policy. I appeal. I was like, are you serious? How does it not go for men are beating someone? I appealed under violence and hate for the community, and again they said it does not go against the policy. If you don't like it, just block them. So this is how the platforms are nowadays, because these kind of contents give them profit. They focus more on profit rather than supporting or helping the community, and this is how it is affecting. It's just not me, it is not affecting only me, but it is affecting the whole community. And that is the only reason we have distanced ourselves so much from the online spaces. For me to join the online space was to make sure that I thought maybe this space is safe, this is where I can express, this is where I can be who I am. But it was totally opposite. The kind of comments you receive, the kind of messages you receive every day a second guy is texting me for a sexual thing and for something or other thing. And a lot of things are like that. There are a lot of transgender people who are like influencers. There are few, not lot of course, there are few, but they post and people comment in a way that is just so triggering and so transphobic, and it is just so bad. And this is why I believe it is very important for us to at least start raising voice about it, because I barely see a lot of people talking about it. Because if we don't talk about it, then there will be no solution. We need to hold these organization responsible for these kind of things. Someone need to stand. And I guess after thinking about it, I feel like this is the time for us to start talking about it, because if not now, then when? People like Sonali are getting silenced every day. People like me who are alone at home, do not have family, do not have friends, want to express in an online space where they can connect to the whole community of their own, but they are just not able to, because people like that exist, and people like that do not make them feel safe on these spaces where they thought they can be safe. So it is just not one platform, most of the platforms are like that. They are just more profit focused. They need their algorithm to forward these videos so much so that a lot of people can watch. Everything is very profit centric, and they are not at all sensitive for the community. So I mean, I want to end it here. Maybe I can talk about it later more. Thank you. Thank you, Sonali. So the way you explained was very, very, I think, important for us to understand that
it is just not that, you post something and there's a reaction or there is just a validation that one is seeking. It's also expression. It's also about a lot of, long held persona that we also create online, right? And we also want to exist in, if not in the real space, real world, we want to exist in the online space in that way. Like for me also, it is something that I have held back to, really express myself for the longest time. So I really connect to that. And now I want to also like understand it from the perspective of disability, how it affects, people who have certain kinds of disabilities, and really help, if Charu can help us understand that. Yeah, okay. All right. I am a deaf person and मैं एक महिला हूँ और बधिर महिला हूँ. हमारे लिए बहुत इंटरसेक्शनैलिटी होती है, बीइंग अ डेफ पर्सन, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, बीइंग अ ब्राउन पर्सन. सो वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी. जैसे आप सबने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, मेरे भी काफ़ी सिमिलर हैं. बहुत ज़्यादा जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन. बाहर सब बहुत खूबसूरत और आर्टिस्टिक लगता है, लेकिन अंदर बहुत ख़राब है. लाइक फॉर एग्जांपल वर्ड्स लाइक रेप, जो कि हमारे को इतना ट्रॉमा दे सकते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस में, जो ऑनलाइन बहुत इजीली लोग यूज़ कर लेते हैं. एंड ये जो ट्रॉमा होता है हमारी फॉर लाइफ रहता है, एंड इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. कोई एकदम से आके कुछ भी बोल देता है. मेरे साथ काफ़ी एक्सपीरियंसेस रहे हैं. मैं नाम नहीं बताऊंगी उस महिला का. शी वॉज 13-year-old गर्ल and she wanted to be in Deaf Olympics. She wanted to be in sports and हम सब उसको सपोर्ट करना चाहते थे. उसको सिर्फ एक मोबाइल चाहिए था, to enjoy Instagram, to be able to just communicate with people on WhatsApp. एंड सबको मतलब एडवांटेज लेना जो था, सबको लगता था कि एडवांटेज ले लिया जाएगा उसका, चाहे वो वीडियो कॉल हो, जूम हो. रिकॉर्डिंग इतना कॉमन हो गया है कि कोई भी रिकॉर्डिंग कुछ भी कर लेता है. तो यही उसके साथ हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ. एंड उसके साथ रिकॉर्डिंग हो गई एंड लोग जो है उस किसी लड़के ने उसको मैनिपुलेट करा और उसकी पूरी वीडियोस बना ली वेयर शी वाज नॉट wearing clothes and everything, and then he started asking for money. He said कि आप मेरे को पैसा दो. In terms of helping her, that guy took advantage of her. हम Me Too मूवमेंट के बारे में बात करते हैं और इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसको बोलने लग गए कि तू स्लट है. इन टर्म्स ऑफ ये हेल्प करने के तरीके से उसका इतना एडवांटेज ले लिया एक 13 साल की बच्ची का. तो इतना ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई. एंड जब उसको अपने सपने पूरे करने थे, स्पोर्ट्स वगैरह में जाना था, वहाँ पेरेंट्स ने मना कर दिया कि अब हम मोबाइल नहीं देंगे. तो जो उसके सपने थे वो वहीं के वहीं रह गए. क्यों? क्योंकि एक मर्द ने उसके साथ ऐसा किया एंड उसकी पूरी वीडियोस वायरल कर दी. तो जो ये सोशल मीडिया है, उसमें हम रिपोर्टिंग है, ब्लॉकिंग है, ये सारे सिस्टम्स हैं. हमारे को तो इंग्लिश नहीं आती ना, हम कैसे समझेंगे? ये कोई इंडियन साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड तो नहीं है हमारे लिए इंस्टाग्राम. तो हमें तो नहीं पता ना कि इसको रिपोर्ट कैसे करना है, इसको ब्लॉक कैसे करना है. तो क्या वो उस बच्ची की गलती है? तो देखा जाए तो यहाँ एक्सेस नहीं है, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है. इंस्टाग्राम में ही लिखा आता है कि आप रिपोर्ट कर सकते हो अपने कंटेंट को, लेकिन 1 मिनट में कुछ नहीं होता. बहुत लंबा सिस्टम है इवन इन इंस्टाग्राम टू एक्चुअली गेट सपोर्ट. तो ये सारे ट्रॉमास जो हैं हमारे साथ, औरतों के साथ ही होते हैं, और उसके बाद फिर हमारे से मोबाइल ले लिया जाता है. आपको पता होगा कि कोई भी कम्युनिटी बहुत छोटी होती है, चाहे वो क्वेयर कम्युनिटी हो, चाहे वो डेफ कम्युनिटी हो, और बात बहुत जल्दी फैलती है. एक बार जब आपका नाम खराब हो जाता है तो फिर ऑफ कोर्स पीपल डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद यू. एंड वेयर इज़ द ह्यूमन राइट ऑफ दैट गर्ल? सो जेंडर बेस्ड वायलेंस बिल्कुल ऑनलाइन स्पेसेस में मिसिंग है. मतलब उसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मिसिंग है. एंड दिस वाज वन ऑफ द स्टोरीज आई वांटेड टू शेयर. I think it is really amazing how we have these different ways to understand it. And also I think
चारू ने थोड़ा ट्रॉमा कैसे एग्जिस्ट करता है इन द माइंड्स ऑफ पीपल, एंड थोड़ा शिवानी ने भी टच किया उसके बारे में कि कैसे वो जो बच्ची है वो अब यूज़ ही नहीं करना चाहती है सोशल मीडिया को या फिर फ़ोन को ही ऑल टुगेदर, राइट? तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो कि सिर्फ हवा में नहीं है, ये लोगों के दिमाग में एग्जिस्ट करता है। वायलेंस ऑनलाइन स्पेस में हो या ऑफलाइन स्पेस में हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है। सो थोड़ा सा और अगर बात करना चाहें आप में से कोई भी ऑन द इम्पैक्ट, द ट्रॉमा और द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ इट, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप में से कोई भी अगर इसके बारे में बात करना चाहे तो। जी, ट्रॉमा के बारे में जब हम बात करें, ट्रॉमा से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। अभी अगर आप देखें तो साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, काउंसलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, लेकिन अगर मैं कभी जाना चाहूँ वहाँ इंटरप्रेटर्स नहीं हैं। मैं इंटरप्रेटर को पैसे कैसे दूँ, मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। एंड इंटरप्रेटर को भी मतलब फैमिली को नहीं पता कि डेफ लोगों को भी थेरेपिस्ट की ज़रूरत हो सकती है। थेरेपिस्ट को भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है डिसेबिलिटी के बारे में। तो बड़ी चीज़ों पे फोकस हो रहा है लेकिन माइनॉरिटीज़ पे फोकस नहीं हो रहा है, तो वो एक फेयर ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि विमेन तो हम सारे हैं, क्वेयर भी हैं, हम लोग सब सेम हैं, लेकिन जेंडर बेस्ड वायलेंस अगर देखा जाए उसमें बहुत ज़्यादा ही पैरामीटर्स हैं। अब्यूज़ है, पैसे लेना है, रेप है, बहुत सारी डेंजरस चीज़ें जो बाहर हो रही हैं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ट्रॉमा एक्चुअल में दे सकती हैं, उसके बारे में कैसे आप बात करें थेरेपिस्ट से, काउंसलर्स से, तो वहाँ पे तो हमें कोई सोल्यूशन पर्टिकुलरली डेफ कम्युनिटी के लिए नहीं है। सो डेफ कम्युनिटी तो वो क्या होता है, आप अपने ही जैसे लोगों के साथ बात कर सकते हो ना, तो डेफ के साथ ही बात कर सकते हैं साइन लैंग्वेज को यूज़ करके। लेकिन हमारे पास डेफ थेरेपिस्ट भी नहीं है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड थेरेपिस्ट, मेरे को कोई काउंसलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम अपने तरीके से कोशिश करते हैं कि हम जो भी उनको चाहिए वो हम उनको प्रोवाइड करें। बट व्हाट अबाउट द ट्रॉमा ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग काउंसलिंग ऑल्सो, है ना? काउंसलिंग जो लोग कर रहे हैं उनके भी बहुत ट्रॉमाज हो जाते हैं, क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई फाउंडेशन ही नहीं है। एंड दीज बाउंड्रीज आर क्रॉस्ड एवरी डे, वेयर टू शेयर व्हाट टू शेयर, व्हाट नॉट टू शेयर। तो इसका अभी फ़िलहाल साइकोलॉजिकल सोल्यूशन मैं डेफ कम्युनिटी के लिए तो नहीं देख पा रही हूँ। I am just speechless right now. Like, we don't have any solution for the particular community, right? So I don't know what to say right now. But अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ आप लोग अपने एग्जाम्पल्स और कुछ अपने एक्सपीरियंस से जोड़ना चाहें ऑफ डिफरेंट आइडेंटिटीज़ जिसके साथ आप लोग काम करते हो, इफ़ यू कैन शेयर एनी ऑफ यू। तो जो लोग आप में से जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, तो आप लोगों ने ये सुना होगा, मैं बोलती हूँ ये। लेकिन देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड डिग्निटी इन डिफरेंस। मैं एज अ जर्नलिस्ट काम करती थी। आई हैड स्टार्टेड इन 2018 एंड 2020 में मेरा एक वीडियो रिपोर्ट निकल के आया था ट्विटर पे। एंड वो एक पर्टिकुलर जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो चल रहा था सेंट्रल विस्ता में एट दैट टाइम, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो रिपोर्ट किया था। और इमीडिएटली एट दैट टाइम ट्विटर पे एक विद इन आई थिंक एन आवर इतने कमेंट्स आ गए जिसमें मुझे फर्स्ट एज अ मुस्लिम देन एज अ मुस्लिम जर्नलिस्ट बोल के कई सारे वर्ड्स मुझे बोले गए थे। एंड ये वर्ड्स आप मुझसे बेटर पता होंगे कौन से वर्ड्स होंगे वो। तो मेरे लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग, काफ़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग था, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मुझे एक ओवरवेलमिंग फीलिंग आ रही थी कि इतने सारे लोग एक साथ करके एक चीज़ बोल रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किसको बोलूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं। और मैं काफ़ी डर गई थी। मुझे खुद पे गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने क्यों वीडियो रिपोर्ट के लिए हाँ बोला था। अगर मैं पीछे रहती तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो फिर मैं पीछे हट गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एटलीस्ट फॉर 4-5 मंथ्स। लेकिन उन 4-5 महीनों में जब मैंने बैठ के सोच के रिफ़्लेक्ट किया, मैंने सोचा
कि जैसे सोनाली ने कहा कि एक्सपीरियंस बहुत आइसोलेटिंग होता है. जब ये आपके साथ होता है आप किसके पास जाओगे, आप किसको रिपोर्ट करोगे, आप कैसे रिपोर्ट करोगे? आप पहले खुद का ख्याल रखोगे, आप दोस्त के पास जाओगे, आप ऑनलाइन बैठ के सर्च करने लग जाओगे कि मुझे ये रिपोर्ट करना है, फिर आप वेट करोगे कि 2-3 हफ्ते बाद उनके रिपोर्ट्स आएंगे. और मोस्ट ऑफ द टाइम एज सोनाली हैज सेड इट इज़ नेवर इन योर फेवर. मोस्टली दे से कि नहीं, दिस इज़ नॉट अगेंस्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस. तो उन चीज़ों के बारे में सोच के मेरी कॉन्वर्जेशंस हुई कई सारे लोगों के साथ जो कि इसी चीज़ पे देख रहे थे, एंड टुगेदर वी को फाउंडेड डिग्निटी इन डिफरेंस. क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिस तरीके से आज आपके आसपास सर्वाइवर्स ने बात किया है अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, इट्स नॉट सेंटर्ड. कोई देर इज़ नो स्पेस फॉर देम टू बी एबल टू टॉक अबाउट इट. तो हम लोग एट डिग्निटी डिफरेंस कैसे वो स्पेस बना सकते हैं? एक पर्टिकुलर टूल है जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, उसको हम कहते हैं वॉइस वैलर. एक तरीके से जो सर्वाइवर्स की आवाज़ें उनको बुलंद करना. लेकिन हम बुलंद कैसे करते हैं? वही चीज़ें जो कि बहुत मुश्किल से कम्युनिटी मॉडरेशन प्लेटफॉर्म्स को उन्होंने उनको रेगुलेट किया होगा, उनको एज अ ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस कैटेगराइज किया होगा, या उनको बिल्कुल हटा दिया होगा. उन्हीं एक्सपीरियंसेस को हम कोलेट करते हैं, उन्हीं एक्सपीरियंसेस को हम एक साथ एक सॉर्ट ऑफ एक डेटा सेट बनाते हैं, एक रिसर्च पर्टिकुलर बना लेते हैं, ताकि हम वो टेक कंपनीज़ को दिखा पाए और कहे कि देखो ये है डिफरेंट नुआंसेस ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस के, रीजनल नुआंसेस, ये सारे जो एक्सपीरियंसेस है जो सर्वाइवर्स के जो कि आपके प्लेटफॉर्म अकाउंट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आपके प्लेटफॉर्म रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे पास है. आप इन एक्सपीरियंसेस को यूज़ कर सकते हो अपने प्लेटफॉर्म को बेटर करने के लिए. तो ऐसा स्पेस भी क्रिएट करना जिसमें हम ये देखते हैं कि जो एल्गोरिदम्स यूज़ हो रहे हैं रेगुलेट करने के लिए प्लेटफॉर्म्स के लिए, क्या ये एल्गोरिदम्स समझते हैं साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट को? क्या ये समझते हैं हमारे कम्युनिटी को? हम किस तरीके से जेंडर बेस्ड वायलेंस को देखते हैं? हम किस तरीके से लड़कियां जेंडर माइनॉरिटी से बात करते हैं? तो दैट्स वन थिंग. और वॉइस वैलर में एक दूसरी चीज़ है कि इसमें खाली ये नहीं है कि आप बैठ के रिपोर्ट करो और हमें आपने बताया और फिर हम जाके बात करेंगे टेक कंपनीज़ के साथ, बट ये भी है कि आप जवाब कैसे दोगे. और क्या हमेशा आपके ऊपर वो ओनस होना चाहिए, आपके ऊपर वो हमेशा बर्डन होना चाहिए कि आपको जवाब देना हो? क्या ऐसा है कि हम एक एल्गोरिदम को सिखा सकते हैं कि आपके बिहाफ पे जवाब देने के लिए? तो किस तरीके से वो जवाब दे सकता है? कौन कौन से आपके एक्सपीरियंसेस को एक साथ इकट्ठा करके बोल सकता है उस इंसान को जिसने वो कमेंट आपके बारे में लिखा है कि ये बहुत बदतमीज़ कमेंट है, क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं? आप क्यों ऐसे अग्री करते हो? आप क्यों मानते हो कि लड़कियों के साथ ऐसे करना चाहिए? और जो कि शिवानी ने भी बोला, जो कि चारू ने भी बोला, जो कि हम सब ने बोला है इन सम वेज, कि एक अंडरस्टैंडिंग है एक सोसाइटी में है कि लड़कियों के साथ ऐसे रवैया होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्या इसके बारे में हम बात कर सकते हैं? डिग्निटी इन डिफरेंस के लिए हमारे लिए सेंटर पॉइंट ये है कि एक हम देख पाए कि किस तरीके से ऑनलाइन स्पेस अनसेफ हो गए, बट हम ये भी देख पाए कि किस तरीके से हम बात कर सकते हैं. तो क्या हम इस विषय पे बात कर सकते हैं? Thank you, Hamida. I think it's a very, very important aspect to look at and to really be able to have that kind of a approach to solutions to counter the violence that is existing in the online space. So, आप में से कोई भी अगर और भी कुछ अपने एक्सपीरियंस से जोड़ना चाहें तो हमारे पास अभी 5 minutes और हैं. So if you can just briefly say. एक्चुअली मैं अपना एक छोटा सा ट्रॉमा है, बहुत छोटा सा ट्रॉमा है जो मैंने प्रणामी को बहुत अच्छे से बताया. सो प्रणामी की हेल्प से मैं उससे कूप अप हुई हूँ. सो शायद सुनने में आपको बहुत छोटा सा लगे, पर उस ट्रॉमा ने मुझे 1 साल तक बहुत परेशान किया था. सो ऐसा हुआ था, मेरा एक
सेशन था मेरा एक, आई थिंक 3 महीने का वो सेशन था जो उसमें मैं फैसिलिटेट कर रही थी. सो वो सेशन में 3 कंट्रीज से ना ग्रुप्स जुड़े थे, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे एंड लंदन. सो लंदन के काफ़ी सारे प्रोफेसर्स के साथ मेरा ना उसमें कांटेक्ट, उसमें ना सेशंस थे. सो वहाँ पे मुझे कुछ एक्सप्लेन भी करना होता था, कभी कुछ भी होता था. सो माई इंग्लिश वॉज नॉट गुड यार. आप समझ सकते हैं. सो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है. सो वहाँ पे एक कुछ शब्द थे और एक कुछ कॉन्टेक्स्ट था. सो मैंने कुछ बोला, फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया सो अरे मैंने गलत बोला. सो वो सेल्फ रियलाइजेशन भी और एक वो चीज़ भी कि क्योंकि मैं वो रोज़ करती थी और रोज़ भी मुझे ऐसे फीडबैक आते थे कि अगर मैं कुछ सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ, सो मैं कुछ भी डालती हूँ, सो मैं उसको डालने से पहले मैं उसको 5 जगह करेक्ट रीचेक के लिए डालती हूँ कि मैं सही डाल रही हूँ कि नहीं डाल रही हूँ. क्योंकि मैं अगर हफ्ते में 2 चीज़ भी डाल रही हूँ तो एक बार गलत होता तो मेरे को तुरंत मैसेज आ जाते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है. सो मुझे फिर हटा के वापस डालना पड़ता था, वापस फिर करना पड़ता था. तो एक वो बहुत ज़्यादा वो है. सो वो लंदन वाले सेशन का जो ट्रॉमा था वो मेरे साल भर तक था कि मैंने वो चीज़ गलत बोल दी. जब भी मैं फिर कुछ इंग्लिश में गलत करती थी तो सोशल मीडिया में मैं पीछे हट जाती थी और वो चीज़ ट्रिगर होती थी कि मैंने गलत किया है, मेरे को कहीं से वापस से कोई वो ना कर दे कि ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि तुम गलत लिख रही हो, तुम गलत कर रही हो. सो वो बहुत ही एक पिन पॉइंट था मेरे लिए. सो थैंक यू शिवानी. एंड आई थिंक ये छोटी बात नहीं है. ऑनलाइन स्पेस में कुछ भी अगर होता है तो वो क्योंकि ऑनलाइन स्पेस हैज़ अ मेमोरी, उसमें एक जो होता है ना कि एग्जिस्ट करता रहता है वो, है ना. हम अगर भूल भी जाएं तो भी वो कहीं ना कहीं हमारे वो मेमोरी में आ ही जाता है, बिकॉज इट इज़ रिटन समवेयर, इट इज़ विजिबल समवेयर. कोई ना कोई तो देख ही रहा होगा उसको, आज नहीं तो कल. सो इट इज़ नॉट अ छोटी बात. एंड आई होप कि अब थोड़ा सा पीसफुल उसके बारे में होंगे. एंड मैं भी इसमें थोड़ा सा अपना एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि मेरे लिए ऑनलाइन स्पेस में जेंडर बेस्ड वायलेंस उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप सभी लोगों ने बताया. लेकिन कई बार ये भी होता है कि जो चीज़ों को हम देखना नहीं चाहते हैं वो हमारे सामने बार बार आते हैं. तो हाउ डज़ दैट मेक यू फील, राइट. तो कोई एक एक्स ने मुझे हर प्लेटफॉर्म पे रीच आउट किया और उसने मुझे जवाब ये दिया. मैंने जब उसको पूछा कि तुम मुझे हर जगह क्यों मैसेज कर रहे हो और बार बार क्यों करते जा रहे हो, उसने मुझे ये कहा इन द सेम टेक्स्ट कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट डोंट केयर कि तुम रिप्लाई क्या करते हो, एज लॉन्ग एज यू जस्ट रिप्लाई टू इट, यू नो. उसको सिर्फ एक रिएक्शन चाहिए. सो इज़ देयर एनी सिमिलर एक्सपीरियंस और समथिंग दैट यू वांट टू ऐड और रिफ्लेक्ट ऑन, आप लोगों में से कोई भी? I mean, of course, there are a lot of creeps like that on social media, so we can talk about that. But then, I wanted to talk about this the online space, how it is affecting the whole community, not just a person. And creep like that exist on all the platforms. I mean, they might not have a face on a profile, but then they text you like they know everything about you, and which is very wrong. I mean, personally, I have receiving a lot of messages, like a lot of messages. People are questioning, texting, asking, what do you have in your pants? I mean, how does that is anyone's business? What do I have in my pant? Like, it just doesn't make sense. And then now I have been a little active on social media, but from that incident from 17, at the age of 17, that kind of trauma that I had, now I'm 26. I have not, I don't know if my mathematics is good, but 8 years maybe, like 8-9 years I've been living alone, right? So I don't have any contact to my parents. I tried connecting with them, but they don't respond. And I come to know from someone that they have done this, what do you call it, Antim Sanskar kind of thingy for me. They told everyone that I'm dead. So now if anyone asks, they say that I'm dead. They did the Antim Sanskar and everything, and they said my son died. So that is how it has affected my life, that I do not have a family to go back to. I am from Mumbai, born and brought up there. All my friends are there. And to connect to my friends, I have these spaces only to connect with them. And if these spaces are like this, where we are not being safe, then I'm all alone, isolated from everyone. I live alone. So now I'm very isolated.
I do not have contacts with my friends, not my parents, not my chosen family who lives in Mumbai, nothing. So this is how we get isolated from everyone, and this is how we get more depressed, and this is how our anxieties and our traumas, get bigger every day, and you cannot talk to anyone. And as they also said about therapy, it is not that accessible. So specifically for me as a trans woman, now there are a lot of queer affirming mental health care, but it is still not that affirming. It is still lacking a lot of things. But then again, it just affects so much that I had to isolate myself for a very long time. And the trauma, I still have those trauma. I still have those. I still get triggered a lot, but then I just made it part of my life, thinking this is how it is going to be, and no matter what I do, it is not going to change at least until I'm alive in this time frame. So I just made it part of my life, and it definitely hurts every day. But then I'm also trying my best to make sure to create a space where people feel safe and happy. Definitely there are a lot of people who suicide and died in the LGBTQI community. If there is like young people, I'm so sorry if anyone is getting triggered, but there are very young people age of 16, just because of bullying or trolling on internet, they suicide. Can you imagine? 16. So this is how it has become for the communities, and this is how it is affecting people. So I mean, it's just too much. I mean, I don't have words right now, so yeah. Thank you, Sonali. I don't know what to actually respond to this. But there are, these things that exist. And there are also, I'm hoping that with Voice Valor and, with the research that you are doing, I hope that we are also coming into the context of, making aware, like a space like this, where people are also trying to understand what it is in the online space. But are there research that you would like to talk about, Hamida, in which there is some kind of a hope? Like when I was researching for this panel and looking at the dignity in difference, I also came to know about hope speech. So would you like to talk a little bit about that? थैंक यू. तो अक्सर जब हम उम्मीद होप के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है होप बहुत पॉजिटिव है, हमें लगता है वो बस एक ही इमोशन है. बट रीसेंट रिसर्च ने दिखाया है कि ऐसा नहीं है. कभी कभी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं इरेशनल होप, कि काश अभी रात हो जाती 2 मिनट के अंदर. इट इज़ होप बट इट इज़ इरेशनल. फिर कुछ ऐसा होता है जिसको कहते हैं हम कॉशियस होप, कि हाँ मैं खुश हूँ और मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी ऐसे लग रहा है कि चलो देखते हैं क्या होता है, मैं इतनी भी होपफुल नहीं हूँ. तो अक्सर जब हम होप के बारे में बात करते हैं हम रियलाइज़ नहीं करते कि उसमें कितने सारे नुआंसेस हैं. और अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता चल गया, इन नुआंसेस के बारे में, तो वो भी इन्फॉर्म कर सकता है हम किस तरीके से बाकी लोगों से बात कर रहे हैं. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने कोई है जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस में बिलीव ही नहीं करते हैं, और उनको ऐसे लगता ही नहीं है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस है ही उनके घर में, वो कहते हैं नहीं हम तो रेस्पेक्ट करते हैं अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी भाइयों को. तो ये चीज़ समझना कि उनके साथ कैसे कॉन्वर्जेसन करें इन अ वे कि इट इज़ होपफुल, इन अ वे इट इज़ कंस्ट्रक्टिव, एंड इन अ वे कि आप उनके साथ बातचीत कर रहे हो, आप उनको बोल नहीं रहे हो बट आप सुन भी रहे हो. इस और होप स्पीच कम्स अंडर एक लार्जर नैरेटिव जिसको हम कहते हैं ब्रिजिंग नैरेटिव. ब्रिजिंग नैरेटिव इज़ मोर अबाउट कि आप एक दूसरे के साथ किस तरीके से बात करें जिसकी वजह से दोनों लोग एटलीस्ट एक पॉइंट पे आके रिफ्लेक्ट करें और कुछ हद तक अग्री करें. अब ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के घरों में आपने एक कॉन्वर्जेशन किया अपने मम्मी पापा के साथ या किसी और के साथ, तो उन्होंने मान लिया कि हाँ बेटा हम तो गलत है.
अक्सर कई सारे कॉन्वर्जेशंस करने होते हैं, और ये कई सारे कॉन्वर्जेशंस में हमेशा 8 चीज़ें होती है. एक होता है क्यूरियोसिटी, दूसरा होता है अपनी पर्सनल स्टोरी, तीसरा होता है एक बहुत सॉलिड तरीके से रीजनिंग, ठीक है, चौथा होता है कि आप समझने की कोशिश करो कि उस इंसान की स्टोरी क्या है, वो इंसान कहाँ से आ रहा है. उसमें होता है कनेक्शन, उसमें होता है कॉन्टेक्स्ट, और उसमें होता है कम्युनिटी. तो हमने एक दूसरा टूल बनाया है, उसको हमने अभी लॉन्च नहीं किया है पब्लिकली. उसको हम कहते हैं बंक विद काइंडनेस. और पॉइंट ये है कि अगर आपके घरों में से कोई ऐसा है इंसान जो बिलीव करता है कि औरतों के साथ ऐसे होना चाहिए, जिस तरीके से बदतमीज़ी हो रही है औरतों के साथ या जेंडर माइनॉरिटीज़ के साथ, हाँ ऐसे ही होना चाहिए, तो आप उनके साथ कैसे बात करोगे? आप उनको कैसे समझाओगे कि आप जो समझ रहे हो वो गलत है? आप उनके मिस इन्फॉर्मेशन, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस को बंक कैसे करोगे, लेकिन प्यार के साथ? तो ये जो टूल है ये आपको कोच करता है, ये आपको सिखाता है एक एक करके कि चलो आपने बोल दिया कि नहीं पापा मुझे लगता है कि आप रिस्पेक्ट नहीं करते औरतों को, तो वो टूल करेगा ठीक है, आपने डायरेक्टली बोला, लेकिन क्या आप अपना पर्सनल स्टोरी ऐड कर सकते हो? क्या पता वो आपके जो पापा है वो बहुत अच्छे से तब कनेक्ट कर पाए. एंड दिस इज़ रिसर्च, ये एविडेंस है, राइट? तो you can back this evidence, you can count on this evidence to have these conversations. कई सारे जो हमारे सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने वॉइस वैलर यूज़ किया है, और उनमें से जो कुछ लोग हैं जो बंक विद काइंडनेस यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने अक्सर यही बात बोली है कि किस तरीके से उनका पर्सपेक्टिव और अप्रोच चेंज हुआ है नैरेटिव्स की तरफ, कि किस तरीके से वो बात कर सकते हैं. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल विल बी ऑन द स्पेक्ट्रम. आपके आसपास कोई ऐसे लोग होंगे जो हंसते होंगे बदतमीज़ जोक्स पे, लेकिन कहते होंगे हम लड़कियों को रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? तो उनके साथ कॉन्वर्जेशन करना probably is one of the most important ways to bring them to your side. Having allies, digital and offline, both is important. Thank you. Thank you. That's really, really wonderful and hopeful side to look at. In the closing, yeah, we don't have time. Okay. So, yeah. So, do you have any questions from the audience? Anyone? Sorry. Yeah. Yeah. Firstly, I think I'll just give a little bit of my background also about Deaf Women 2. Deaf Women 2 जो है वो स्टार्ट हुआ था कोविड के टाइम पे. कोविड के टाइम पे हमने कैसे इस बारे में स्टार्ट किया, हमने देखा कि ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि इंडिया में विमेन का क्या सिनेरियो है, हम इक्वल नहीं हैं, सब कुछ हमें पता है. मैं एक सेंटम ग्रो करके ट्रेनिंग सेंटर में विमेन एम्पावरमेंट की ट्रेनिंग करती थी, और वहाँ से मैंने काफ़ी सीखा. एंड फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि डेफ वुमेन के साथ तो डबल डिसएडवांटेज है. डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में बात नहीं हो रही. बहुत सारी डेफ वुमेन हैं जिनकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो बाहर नहीं आ रही. तो हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, डेफ विमेन 2, विच इज़ इंस्पायर्ड बाय द मी टू मूवमेंट, कि डेफ विमेन के साथ भी ऐसा हो रहा है. वेर इन कम्युनिटी में सब हम लोग शेयर कर पा रहे थे, बीइंग सिमिलर एंड बीइंग डेफ. जो हम काम करते हैं, हम सब वॉलंटरी काम करते हैं यहाँ पे, और हमने बहुत कुछ सीखा जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस से भी बहुत इम्पैक्टेड है. हमारी टीम में सिर्फ 3-4 ही लोग हैं, और हम इतना कोशिश करते हैं कि हम लोगों तक पहुँचें, लोगों को एम्पावर करें, लोगों को बताएं कि फेमिनिज्म क्या होता है, अपने राइट्स के बारे में बात करना क्या होता है, एंड एक स्पेस क्रिएट करें, एक कम्युनिटी क्रिएट करें जहाँ की वो भी अपने बारे में खुल के बात कर पाएँ. हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करते हैं, हम इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं. हम इंटरनेशनली भी अब काम कर रहे हैं बहुत सारे पार्टनर्स के साथ जो कि डेफ लोगों के लिए बात कर रहे हैं. हम YWCA राइज अप के साथ भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ, वेर इन एक सेफ स्पेस क्रिएट की जाए डेफ विमेन के लिए, और वो अपने बारे में खुल के बात कर पाएँ. क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी डेफ विमेन का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि एक ये भी कम्युनिटी है जो कि इतनी डिसएडवांटेज्ड है.
every day we have to do empowerment training for them, wherein उनको ये realize होता है deaf women को कि उनकी गलती नहीं है, to basically firstly to tell them कि self reflection पे help करना उनको एक space create करना जहाँ की वो अपने बारे में बात कर पाएँ. तो डेफ वुमेन 2 एक ऐसा इनिशिएटिव था जिससे कि बहुत हम लोग आगे आए हैं, वेरिन जो डेफ लीडर्स ने इतना काम किया है हमसे भी पहले, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है और हम होप करते हैं कि ये आगे जाए. हम मानते हैं कि 100% इक्वालिटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है, यहाँ पे चैलेंजेस हमेशा रहेंगे जो कि लोग हाँ आज करते हैं लेकिन कल फिर वही वी आर बैक टू स्क्वायर वन. तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग, बट वी मस्ट गो ऑन, वी मस्ट कीप एडवोकेटिंग फॉर आवर राइट्स. जैसे कि अभी हमने बात करी सोशल मीडिया के लिए कि हमारे को तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सोशल मीडिया पे भी नहीं है, हमें वेट करना पड़ता है. क्या हम मरते दम तक बस वेट ही कर रहे हैं बीइंग अ वुमन हियर. सो एक सेफ स्पेस कहाँ है हमारे लिए, दैट इज़ वॉट वी आर एमिंग टू क्रिएट, ताकि हम अपने बारे में एक्चुअल में बात करते हैं और एक नॉन जजमेंटल स्पेस क्रिएट कर पाएँ जहाँ लोग हमें जज करना बंद कर दें. हर बात पे जो हम जज होते हैं, हमारे को जो हर बात पे एक रिपोर्ट कार्ड निकाल दी जाती है, ये सही ये गलत, वो बंद हो जाए. जैसे कि पानी होता है, पानी को नेचुरली वो फ्लो करता है ना, पानी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. वैसे ही हमें भी पानी की तरह कोई कंट्रोल ना करे, हमें सोचना ना पड़े कुछ भी डालने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले. थैंक यू. This is a very wonderful panel in which we had like very diverse people who talked about different identities and how the online space may violence exists. Is there any question from the audience that anyone would like to? Yeah. Hello, thank you for the discussion. So I wanted to ask that, like as Hamida pointed out, that these instances of online gender-based violence, these should not be seen as isolated sort of events, but rather as an entire culture. And to combat it, in a way, we also need to demand more accountability from social media platforms. But I was wondering that a lot of this accountability comes through surveillance. Like this would require social media platforms to dive deeper into what people are saying, what they are posting. And on one hand, this surveillance will make them safer, but on the other hand, the surveillance also backfires, because then it gives the platforms to also police what gender minorities are saying, what women are saying, what people who don't agree to with us saying. So how do you straddle this balance where we don't just rely on surveillance to make online spaces more safer? Thank you. That's a very important question. So one of the ways in which we try to counter surveillance is that our tool, Voice Valor, anonymizes data. Survivors come to our platform. It's an online website, voicevalor.dignityindifference.org. They share their nuances and their experiences, and whatever it is that they've shared, any identifiable markers of it is removed, but the context of it is kept, right? So if there are any regional slurs which have been used, which have not been picked up by social media platforms, we are able to bring that together. And we're able to create what we call a data set. It's a group of anonymized data together, especially in the context of online gender-based violence that exists. And then we make it open access for tech platforms to be able to train their algorithms on it. So necessarily, I understand that, yes, there is an element of surveillance involved when you are trying to counter it from in the ways in which you're using community moderation platforms. But in this way, especially through data sets, we're able to anonymize it, we're able to keep the survivors safe. And many of our survivors choose to remain behind the scenes and rather focus more on the design of our tool and how is it that it can be better. But of course, that's not to say that there's not a long way that Dignity Indifference doesn't have to go. We are trying to build a revised version of Voice Valor in which we'll take more of their feedback, one of that being how is it that they can bypass surveillance in many other different ways apart from using our tool. And
Voice Valor's revised version will come out early next year. So do wait for that. I hope that answered your question. Would you also like to share how to access Voice Valor? I think many people might not know how to use it. Yeah, sure. So currently, Voice Valor exists for YouTube videos. It's a free website link. You can type in voicevalor.dignityindifference.org. You will be asked to paste a link of a YouTube video. And most likely, what we've seen is that survivors paste links of YouTube videos in which they've been a part of it, and they've faced a lot of comments. Once you paste the YouTube link, the tool analyzes the recent comments in the video. And it analyzes according to classifiers that are used by social media companies. Now, the reason why we've done that is to be able to give survivors an understanding of how is it that social media companies look at toxicity? How do they look at violence? How do they look at explicit content? How do they look at flirtation? Right? How do they look at identity, attack, profanity, and insult? And then we give a chance to the survivor to be able to change that rating. For example, if the toxicity rating is between 0 to 1, it's 0.98. And the survivor decides that that particular comment is not that toxic, but it's more toxic if it's an identity attack. So the survivor is able to increase the identity attack toggle while decrease the toxicity toggle. And the survivor is able to give a reasoning as to why they want to do that, why they want to change that toggle. And this is solely to understand where is it that the algorithm has failed to understand this nuance, and to be able to collate all this data together to present to tech companies and be like, hey, so we've done this. Now all that's left for you is to be able to input it in your platforms for better surveillance, but in an anonymized way. I hope that responds. Sorry, one more thing. And then Voice Valor, and after you've input, as a survivor, after you've input the information and you've given your reasoning, we redirect you to resources which are South Asia focused for online gender-based violence survivors. And once we've redirected you there, we give you a chance to be able to respond to those comments through something that we call AI personas. Now, these are personas which, let's take, for example, among one of you, someone is a comedian in the audience and is able to very nicely respond to someone who has been very disrespectful to you, right? So we've created an AI persona of that, right? An AI persona who's a comedian who's able to respond very funnily to the comment. It's the same with, for example, a feminist advocate, a politician, right? All of these different sectors of people who would have a very different response to online gender-based violence. So we have tech lawyers, we have around 20 AI personas. So that's also a way for survivors to be able to respond. Many of them have used it, many of them have given us feedback, we're trying to tweak it accordingly. But the whole idea behind it is, one, who decides what is discriminatory, who decides what is gender-based violence, how can that change, and how can you counter it? थैंक यू सो मच द पैनलिस्ट, द वंडरफुल पैनलिस्ट आई वुड से, क्योंकि सभी ने एक अलग पर्सपेक्टिव दिया है ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस का, स्पेशली हमीदा शेयरिंग द रिसर्च बैकग्राउंड एंड हाउ some tools can benefit it, and also other panelists who have shared the experiences. I would also like to highlight one aspect, which is advocacy, and also telling about art-based advocacy, because हमने देखा है कि जब हम ग्रास रूट्स के साथ काम करते हैं या फिर हम कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं जिनके लिए एक्सेस नहीं है उन टर्म्स की, उनके पास वो वर्ड्स नहीं है. Also with deaf community we have worked. We have seen that advocacy in an inclusive way works. जैसे art based advocacy हो गया, making accessible videos हो गया. तो if Charu or anybody else from the panelists would like to highlight the importance of art based advocacy and how can we use it as a medium टू रीच मोर मासेस, क्योंकि सबके लिए एक अलग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है वायलेंस को समझने का, एंड वर्ड्स नहीं होते किसी के पास. सो हाउ कैन एडवोकेसी हेल्प एंड मेकिंग इट एक्सेसिबल फॉर अदर्स, इफ समबडी वुड लाइक टू ऐड.
introduce yourself. Yeah, I am Yashika from YWC of India, and yeah, lovely to be here. So personally, I believe advocacy and awareness is very important so that people know what we are going through. For example, if you take my example, people will not know how much it has affected my life, how much it has changed my life. So until unless you won't tell them, they won't know. For example, Hamida said, like there are people who'll say कि मेरे घर हम तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं घर के अंदर for our माँ बेटी बहन, so they think if everything revolves around their house only, not outside. So also making them understand कि आपके घर के अंदर जो माँ बहन बेटी हैं, they are not only माँ बहन बेटी only, there are a lot of other माँ बहन बेटी around the country, and you need to respect them the same way you do to your own, right? So for that we need to make sure that they know our experiences, they know what we have been through, and then they might be able to empathize. Is people like me, I'm like good with words, I might be able to use my words to explain people better, but there are a lot of other people who are not good with words, or there are a lot of people who cannot speak at all. How they can do advocacy, and how, because it is very important, we know that. I have done awareness sessions for a lot of different places, and I know how it changed perspective. I know how it make a lot of people of you might not have aware, like Pranami, you know me, right? Like I know Pranami from past 3-4 years, and I don't think so you would have known the gender based violence online that has happened with me. So people, even they know me, they might not know. So that's how important it is to raise the awareness. And for that, I have done very recently an art based healing session, and let me tell you, it works like magic. And this is why I feel it is very important for us to also do the advocacy and awareness for our experiences, especially from people who have faced it. Not I mean, definitely we try to do a lot by ourselves, but we also have to understand that the lived experience make it more powerful rather than someone else talking about it. So this is how I personally prefer to do it, to give the community a chance to make sure that they are doing the awareness by themselves. And also art is something that I love, and as I said before, it works like magic. So definitely that is, if anyone wants to add something else. No? Oh. Thank you so much for sharing that. That was excellent. I'll just share here, art-based advocacy is something really important. Awareness करना, ट्रेनिंग करना, हम भूल जाते हैं. कभी कभी हम ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी स्पेसेस क्रिएट किए जाएं जहाँ पे हम सेम बात करें. रोबोटिक नहीं है, हम लोग सब ह्यूमन हैं, है ना. हम सबको फ्रीडम है कि किस तरीके से हम अपने आप को एक्सप्रेस करें. तो आर्ट भी एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. आर्ट गिव्स अस लाइफ. बहुत ज़रूरी है आर्ट, चाहे वो डांस फॉर्म हो, चाहे वो पेंटिंग्स हो. आर्ट डजंट हैव टू बी परफेक्ट. आर्ट इज़ अ फ्री स्पिरिट. जो कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं, जब हम ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी पे, तो हम आर्ट पे ट्रस्ट करते हैं. तो आर्ट रियली हेल्प्स अस इन एडवोकेसी ऑल्सो, एंड इट बिल्ड्स अ टीम, इट बिल्ड्स यूनिटी. आर्ट हम सबको पास लाता है. एंड इतने डाइवर्स टाइप के हम विमेन हैं यहाँ पे, जो कि हम एक इंक्लूसिव स्पेस क्रिएट होती है आर्ट से. अभी क्या है, हम सब साइलोज में काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब हैं तो इंडियन, हम सब हैं तो सेम कलर एंड सेम रीजन के. तो आई थिंक वी शुड ऑल स्टे यूनाइटेड दैट वे. Okay. Thank you so much, everyone in the panel. We don't have time for the next questions. Yeah? Okay. Thank you so much, everyone.